So the next topic is 6.1.4, the IRNSS, the Indian Regional Navigation Satellite System. So India's IRNSS is now part of the worldwide radio navigation system. So more in the news is India became the fourth country in the world to have its independent regional navigation satellite system recognized by the International Maritime Organization. So India became the fourth country जिसका अपना GPS, दैट इज अपना नेविगेशन सैटेलाइट को IMO ने रिकॉग्नाइज किया, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है एज पार्ट ऑफ द WWRNS, दैट इज वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम. अदर थ्री आर US का GPS, रशिया का ग्लोनास और चाइना का बाइदू. IMO इज अ UN एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द शिपिंग. And this worldwide radio navigation system is an IMO process whereby navigation system providers submit their system for recognition. So IRNSS के बारे में पढ़ते हैं कि it is designed to provide geospatial positioning information in the region, that is GPI, geospatial positioning information in the region extending up to 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बाउंड्री. सो इंडियन बाउंड्री के 1500 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करेगा. सो इफ़ दिस इज़ इंडिया, सो यहाँ के 1500 किलोमीटर के एरिया को दिस IRNSS कवर करेगा. कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स, इसके अंदर अभी 7 सैटेलाइट्स हैं और जिसमें 3 जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में. सो बेसिकली IRNSS में 7 सैटेलाइट हैं, 3 जियो स्टेशनरी में हैं और 4 हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में. एंड इट वाज डेवलप्ड बाय इसरो टू कट डाउन इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. सो बेसिकली आपने सुना होगा कि कारगिल वॉर के दौरान US ने इंडिया को GPS सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर दिया था. तो बेसिकली इंडिया दूसरों के ऊपर डिपेंड था टू हैव इट्स लाइक GPS एक्सेस. सो इसलिए इंडिया ने अपना खुद का ये IRNSS बना के अपने सेल्फ डिपेंडेंसी साबित कर ली है, आत्मनिर्भरता साबित कर ली है. सो बेनिफिट्स ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ WWRNS. तो इसका क्या बेनिफिट है अगर हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है इस IMO के जिस वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में, तो इससे फ़ायदा क्या होगा. So the merchant vessel can use IRNSS for obtaining positioning information to assist in navigation of ships. So merchant vessel अब इसका यूज़ कर पाएंगे and within the defined area and lessen over dependence on any single GPS system. So किसी भी सिंगल GPS सिस्टम के ऊपर ओवर डिपेंडेंस नहीं रहेगा. एक बार इसका इन्फोग्राफिक्स है उसको पढ़ लेते हैं. बेसिकली IRNSS is designed to provide accurate real-time positioning and time services to users in India as well as region extending up to 1500 km from its boundary. Navigation constellation consists of 7 satellites, 3 geostationary में हैं और 4 हैं geosynchronous में. And it included at 29 degree to inclined at 29 degree to equator. So इसका inclination क्या है 29 degree to equator. Each satellite has 3 rubidium atomic clocks which provide accurate location area. ठीक है. सो हर सैटेलाइट के पास लाइक 7 सैटेलाइट के पास रुबिडियम का एटॉमिक क्लॉक है जो कि एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करता है. इट विल प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ सर्विसेज, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम सर्विसेज एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज. सो जो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज होगा जो सारे यूजर्स के लिए होगा, बट रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होगा दिस विल बी इनक्रिप्टेड सर्विसेज प्रोवाइडेड ओनली टू ऑथराइज्ड यूजर्स, दैट इज मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को ही सिर्फ प्रोवाइड होगा रेस्ट्रिक्टेड सर्विस. So what could be the application areas of IRNSS? It is terrestrial area and marine navigation. Disaster management के लिए यूज़ कर सकते हैं. Vehicle tracking and fleet management. Precise timing mapping and geodetic data capture. Terrestrial navigation aid for hikers and travelers and visual and voice navigation for drivers. While American GPS has 24 satellites in orbit, the number of satellites visible to ground receiver is limited. सो अमेरिकन GPS में टोटल कितने सैटेलाइट हैं 24 सैटेलाइट्स हैं और IRNSS में 7 सैटेलाइट्स हैं. इन IRNSS 4 सैटेलाइट्स आर ऑलवेज इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट.
ठीक है, hence always visible to receive in a region of 1500 किलोमीटर इन इंडिया। सो बेसिकली ऐसे काम करेगा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेंगी 3 सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस में रहेंगी 4 सैटेलाइट। इसके ऊपर एक इसरो का वीडियो है, उसको एक बार देख लेते हैं। सो या दिस इज द वीडियो which is made by ISRO. On the first day of the month of Asar, Yaksha spoke kind words of welcome to the cloud, to which offerings of fresh kudja flowers had been made. The great Sanskrit scholar Kalidas was the first one to imagine above land navigation. In his famous Sanskrit kavya Meghadoot, Yaksha instructs Megha how to navigate from Ramagiri to Alakapuri. The word navigation is believed to be derived from the Sanskrit word nav, means ship, and gati means speed. Navigation is the science of charting one's own route from point A to point B with respect to known references, both in terms of space and time. Finding out the position of an object is made possible by navigation. History has seen gradual improvement in the navigation techniques. In 14th through 16th century, apparatus like cross-staff, hourglass and compass were used. But longer journeys required more sophisticated equipment that were invented from 17th to 20th centuries, which rapidly progressed from chronometer to radar to radio communication, and now to space-based GPS. The IRNSS, a giant leap towards self-reliant navigation. The IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, is an autonomous system implemented by Indian Space Research Organisation, ISRO. It is a constellation of 7 satellites. The first launch is scheduled for 3rd quarter of 2012, and the full constellation will be completed by 2014. These satellites will be in a combination of geostationary and geosynchronous orbit to provide large footprint. The major objective of IRNSS is to develop a navigation system that will provide the user of the system an accurate position and time on a 24/7 all-weather basis. IRNSS satellites will be developed by the ISRO Satellite Center ISAC, based in Bangalore. Salient features of IRNSS are: it will provide a position accuracy that is better than 20 meters, covering a distance of 1,500 kilometers. It will be available round the clock under all weather conditions under the direct and full control of the Government of India. The IRNSS has 3 major segments. Space segment, consisting of the satellites and their downlink signals. The ground segment, consisting of a navigation control center and its associated facilities like the timing facility, the ranging network, working in tandem with the satellite control facility, and the user segment, consisting of signal frequency and dual frequency users. The space segment consists of 7 satellites. 3 satellites are to be placed in the geostationary equatorial orbit (GEO) at 32.5, 83 and 131.5 degree east longitudes. 4 satellites will be placed in a geosynchronous orbit (GSO), with 2 satellites crossing the equator at 55 degrees east longitude, and 2 more will be placed in an orbit crossing the equator at 111.75 degrees east longitude. These satellites will broadcast the navigation signals and will help the user to fix the position in 2 different frequencies at L5 band and S band respectively. IRNSS satellites are designed around I-1K bus. The dry mass of the satellite will be around 600 kilograms and lift-off mass of 1,425 kilograms. The IRNSS navigation payload transmits SPS and RS signals. IRNSS satellite has 3-axis control stabilization for providing a very stable frequency reference.
Each IRNSS satellite is equipped with 3 rubidium atomic frequency standards RAFS. The navigation payload that will be responsible for generating the navigation downlink signals is being developed by the Space Application Center Ahmedabad. 2, 1, 0. These satellites will be launched on board the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. The IRNSS space segment will be continuously monitored, controlled and managed by the IRNSS ground segment. It will perform 2 basic functions: health monitoring and maintenance of IRNSS constellation, facilitating, computing and generating position. So basically ये था IRNSS के बारे में, infographics by NASA, sorry by ISRO. I hope अच्छा लगा होगा. Now next is Earth Observation Satellite 1. Recently, Polar Satellite Launch Vehicle in its 51st flight, that is PSLV C-49, successfully launched US-01 along with 9 international customer satellites from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. The 9 consumer satellites from Lithuania 1, Luxembourg 4 and USA का 4. So ये PSLV ने इसको लॉन्च किया है, PSLV C-49 ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है. About EOS-01, it is another radar imaging satellite that will work together with RISAT 2B and RISAT 2BR1 launched last year. It will operate in low Earth orbit. So लो अर्थ ऑर्बिट में है. जितना मोस्टली जितना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती है वो लो अर्थ ऑर्बिट में होती है. अ लो अर्थ ऑर्बिट इज रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ सरफेस. इट इज़ नॉर्मली एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ लेस देन 1000 किलोमीटर बट कुड बी एज लो एज 160 किलोमीटर से अबव. सो इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है 1000 किलोमीटर से नीचे होता है बेसिकली. वाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 इसरोज With Earth Observation Satellite 1, ISRO is moving to a new nomenclature for its Earth Observation Satellite according to the purpose they are meant for. They are named thematically now, that is Cartosat, OceanSat. So Cartosat is a series of satellites meant to provide data for land topography. So Cartosat land mapping के लिए और land topography के लिए यूज हो रहा है. And OceanSat satellites for meant for observation over the sea. So sea observation के लिए OceanSat and some InSat series like ResourceSat series, GSat, SCATSat are all Earth observation satellite. So ये ResourceSat क्या है? ये all Earth observation satellite है, named different for specific jobs or the different instruments that they use. Now Earth observation satellites use a synthetic aperture radar to produce high resolution image of the land. सो सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स दैट इज सार्स को यूज करता है हाई इमेज रेजोल्यूशन के लिए. एडवांटेज ऑफ रेडार इमेजिंग ओवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज दैट इट इज़ अनअफेक्टेड बाय वेदर. जैसे ये ACR जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये वेदर से अनअफेक्टेड रहता है, क्लाउड, फॉग और लैक ऑफ सनलाइट. सो इट इज़ अनअफेक्टेड बाय ऑल दिस इवेंट्स. It can produce high quality image in all the conditions and at all time. So Earth Observation Satellite 1 and its sisters RISATs uses X-band radars that operates at low wavelength. So ये X-band radar यूज़ करते हैं जो कि low wavelength के ऊपर काम करता है and it is considered best for monitoring of urban landscape, imaging of agriculture or forest. सो इसका एप्लीकेशन का एक इन्फोग्राफिक देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहाँ पे. लैंड एंड फॉरेस्ट मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, यूजफुल फॉर मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स. ये लैंड मैपिंग के लिए, वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के लिए, सॉइल असेसमेंट के लिए, मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल्स, फिशेज एक्सेट्रा एंड जियोस्पेटियल कॉन्टूर मैपिंग. सो जियोस्पेटियल मैपिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है. न्यू PSLV डिज़ाइन फॉर EOS-01 ISRO new PSLV designed for Earth Observation Satellite 1.
So ISRO used a new variant of its PSLV rocket that has been flown only once before. This variant of PSLV does not become waste after depositing its satellite in the orbit. Instead, the last stage of the rocket, which remains after the satellite is separated, can acquire its own orbit, and we used an orbital platform for other on-board instrument to perform experiment. So basically, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 के लिए यूज़ किया PSLV, दैट इज़ अ न्यू वन, और इट हैज़ लाइक यूजुअली क्या होता है कि जो रॉकेट्स से हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं स्पेस में, वो वेस्ट हो जाते हैं, बट ये जो वेरिएंट है PSLV का, ये वेस्ट नहीं होता है। ये अपना एक मतलब डिपोजिशन के बाद, एक बार सैटेलाइट डिपॉजिट करने के बाद अपना ये एक अलग से ऑर्बिट बनाता है और उसके अंदर घूमते रहता है, जिसको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, बाद में एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस के लिए जिसको यूज़ किया जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सो ये सैटेलाइट की कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ सैटेलाइट फ्रीक्वेंसीज है, उसको पढ़ लेते हैं। वह एक सेकेंड। या सो एल बैंड, ये सारे बैंड्स आपने देखा होगा कि एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, कू बैंड, का बैंड। तो व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, इसको पढ़ते हैं एक बार। एल बैंड GPS carries, that is global positioning system carries, and also satellite mobile phones such as Iridium, Inmarsat, providing communication at sea, land and air, world space radio, satellite radio। बेसिकली क्या है कि एल बैंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। 1 to 2 GHz फ्रीक्वेंसी होता है एल बैंड का, और एल बैंड का यूज़ होता है GPS में, मोबाइल फ़ोन्स में, इरिडियम में, जैसे मोबाइल फ़ोन्स में सच एज इरिडियम, इनमरसैट। सो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए एल बैंड का यूज़ करते हैं। जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होगी मोस्टली उसमें एल बैंड का यूज़ होता है, या सी, लैंड, एयर जहाँ पर भी, या फिर वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियोस प्रोवाइड करना है तो उसके लिए एल बैंड का यूज़ होता है। फिर आता है अगला एस बैंड। इसका यूज़ है कहाँ पे, वेदर रेडार, सरफेस शिप रेडार एंड सम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, स्पेशली दोज ऑफ नासा फॉर कम्युनिकेशन विथ ISS एंड स्पेस शटल। सो इसके लिए एस बैंड का यूज़ करते हैं। नासा का जो कम्युनिकेशन चैनल है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और स्पेस शटल से, तो उसके लिए इस बैंड का यूज़ करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 to 4 GHz होता है, और ये मेनली वेदर रेडार्स को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगला आता है सी बैंड। इसका होता है 4 to 8 GHz का फ्रीक्वेंसी होता है, एंड इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, फॉर फुल टाइम सैटेलाइट TV नेटवर्क और रॉ सैटेलाइट फीड्स। सो सैटेलाइट TV नेटवर्क के लिए सी बैंड का यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन एरियाज दैट आर सब्जेक्ट टू ट्रॉपिकल रेनफॉल। सो ऐसे एरियाज जहाँ पे ट्रॉपिकल रेनफॉल होते हैं, जैसे ट्रॉपिक्स रीजन में जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ पे इसको सी बैंड वाले फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, since it is less susceptible to the rainfall than the Ku band, so that's why it is used. The original Telstar satellite had a transponder operating in this band, and it used to relay the first live translatic TV signal in 1962. खैर बेसिकली ये है कि सी बैंड को कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उस एरिया में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कू बैंड के कंपेयर में बहुत ही कम अफेक्टेड होता है वेदर कंडीशन से। फिर अगला है एक्स बैंड। एक्स बैंड का 8 से 12 GHz तक फ्रीक्वेंसी होता है, और इट इज़ प्राइमरली यूज बाय द मिलिट्री। सो एक्स बैंड रेडार फ्रीक्वेंसी सब बैंड्स आर यूज्ड इन सिविल, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर वेदर मॉनिटरिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मैरीटाइम वेसल ट्रैफिक कंट्रोल, डिफेंस ट्रैकिंग एंड व्हीकल स्पीड डिटेक्शन फॉर द लॉ एनफोर्समेंट। So basically this is primarily used by the military and other sophisticated purpose के लिए X band को यूज़ किया जाता है। फिर अगला था कू बैंड। कू बैंड यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एंड इसका फ्रीक्वेंसी 12 to 18 GHz तक होता है, और इट इज़ यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इन यूरोप कू बैंड डाउन लिंक इज यूज फ्रॉम 10.7 GHz to 12.75 GHz for direct
ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विसेज सच एज अस्त्रा। बेसिकली ये कू बैंड को याद रखिए, ये बस इतना, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगला है का बैंड। का बैंड का जो फ्रिक्वेंसी है सबसे हाईएस्ट होता है 26 to 40 गीगाहर्ट्ज़ तक, एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट और हाई रिजोल्यूशन क्लोज रेंज टारगेटिंग रेडार्स ऑन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली हाई रिजोल्यूशन क्लोज रेंज टारगेटिंग रेडार्स ऑन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का जो जो डिवाइसेस होता है जो टारगेट को सेट करके उसको हिट करता है, उसके लिए का बैंड का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली अलग अलग सैटेलाइट फ्रिक्वेंसीज हैं। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे कम होता है एल बैंड, फिर उससे ज़्यादा एस बैंड, फिर सी बैंड, फिर एक्स बैंड, फिर कू बैंड, फिर का बैंड। ठीक है, दैट इज एल एस सी एक्स कू का। So basically these were the satellite frequencies.